Welcome to Sci Learning by Saleha Ansari. Let us today start with the problems, unsolved problems and MCQs of thermodynamics. So, the very first MCQ is, a gas in a closed container is heated with 10 joules of energy, causing the lid of the container to rise 2 meter with 3 Newton of force. What is the total change in energy of the system? Whenever a system or a gas gains energy, then it is considered to be positive. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या हो रहा है, a gas in a closed container is heated with 10 joules of energy. इसका मतलब है हम गैस को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. If the energy is gained by the gas, then it will be positive. ठीक है, तो यू गेट 10 जूल. अब गैस एक्सपांड हो रही है, क्यों? क्योंकि लिड जो है वो राइज हो रही है, राइट? तो गैस एक्सपांड हो रही है मतलब वर्क डन भी कितना है, क्या है, पॉजिटिव है. अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स हमारा 3 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का है, मतलब वर्क डन हो गया 6 जूल्स का. हमसे पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज डी यू पूछा है. अब वी ऑल नो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. हमें डी यू चाहिए है, तो डी क्यू की जगह वैल्यू पुट करो, 10 इज इक्वल टू डी यू प्लस 6. अब ये यहां चला जाएगा, तो डी यू क्या हो गया, 10 माइनस 6 विच इज 4 जूल्स. तो 4 जूल्स हमारा आंसर है, राइट? सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक में क्या होता है, इट इज लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, राइट? तो अगर हम चारों स्टेटमेंट्स देखते हैं, तो पहली स्टेटमेंट तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन है, करेक्ट? दूसरी आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जाम्पल है, तीसरी भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक के अकॉर्डेंस में नहीं है. अगर हम चौथी देखते हैं, तो आफ्टर फॉलिंग डाउन द हिल अ बॉल्स काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी इक्वल्स टू द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. अब हमें ये पता है कि थर्मोडाइनमिक्स में वी आर सेइंग कि एट द एंड हर एनर्जी का कन्वर्जन हीट में होता है. मींस अगर हम कोई भी एनर्जी कन्वर्ट करें तो उसका एक पार्ट कुछ हीट में भी जाता है. तो अगर हम हीट और काइनेटिक एनर्जी दोनों को प्लस करें तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी, जो कि हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डेंस में भी है कि हीट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मिलकर आप हमारी इनिशियल एनर्जी दे रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट इज डी, जिसे हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली वी नो द आंसर. अब देखो थर्ड पूछा है एफिशिएंसी. एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज लार्ज व्हेन. अब कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला इज ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जंक्शन अपॉन टेम्परेचर ऑफ द हॉट जंक्शन. तो हम ये कह सकते हैं कि TH माइनस TC अपॉन TH, करेक्ट? अब अगर एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए तो न्यूमरेटर को बड़ा होना चाहिए, करेक्ट? मींस दिस पार्ट शुड बी लार्ज फॉर एफिशिएंसी शुड बी लार्ज. अगर हमें एफिशिएंसी लार्ज चाहिए तो TH माइनस TC शुड बी लार्ज. ये ऑप्शन है हमारे पास, TH माइनस TC इज लार्ज फॉर द एफिशिएंसी is to be large. अब फोर्थ वाला, the second law of thermodynamic deals with the transfer of heat. डायरेक्ट क्वेश्चन है. During refrigeration cycle, heat is rejected by the refrigerant in the dash. अब देखो, अगर आपने रेफ्रिजरेटर देखा होगा तो उसका बैक साइड कुछ ऐसा रहता है, इधर पे नीचे कंडेंसर कॉइल होता है और वो कुछ इस तरीके से पूरे रेफ्रिजरेटर में से पास किया हुआ रहता है, राइट? तो हीट जो है, जो कोल्ड पार्ट है, वो यहाँ से जो गैस है इधर जाती है, ये पूरे ट्यूब में, करेक्ट?
तो जो भी लॉस होता है वो इस ट्यूब में होता है, तो वी कैन से कि इट इज रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इन द कंडेंसर कॉइल। ओके, सो ये तो हमारा एमसीक्यू हो गया। लेट अस मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। A gas contained in a cylinder fitted with a frictionless piston expands against a constant external pressure of 1 atmosphere from a volume of 5 liters to a volume of 10 liters। मीन्स आपको प्रेशर दिया हुआ था, इनिशियल वॉल्यूम दिया है, फाइनल वॉल्यूम दिया है। In doing so, it absorbs 400 joules, मीन्स आपको यहाँ पे dq दिया है 400 joules of thermal energy from its surrounding। Determine the change in internal energy of the system। क्योंकि गैस एक्सपांड हो रही है, 5 से 10 हो रही है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज du। अब ये देखो, 1 एटमॉस्फेयर का मतलब होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 5 लीटर मतलब 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, एंड 10 लीटर मतलब 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, अब बहुत सिंपल है, dw, क्योंकि अगर हमें du चाहिए, dq दिया है, तो हमें dw पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है dq इज इक्वल टू dw प्लस du। तो अब dw कैसे निकालेंगे? दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू pdv। प्रेशर भी पता है, चेंज इन वॉल्यूम भी पता है। कैसे? ये देखो, प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो ये कितना हो जाएगा? प्रेशर था 1.013 इंटू 10⁵ इंटू फाइनल वॉल्यूम वॉज 10 इंटू 10⁻³ माइनस 5 इंटू 10⁻³ करेक्ट। तो मैंने 10⁻³ को डायरेक्टली बाहर ही निकाल लिया। 10 - 5 इज 5, सो 1.013 इंटू 10⁵ इंटू 5 इंटू 10⁻³। तो 10⁵, 10⁻³ 10⁻² हो जाएगा, एंड 5 इंटू दिस इज 5.065 इंटू 10⁻²। ठीक है। अब अगर मैं इसको 10 का पावर हटा दूं तो ये कुछ हो जाएगा 506.5 जूल्स। अब हमें dw मिल गया, dw इज इक्वल टू 506.5 जूल्स। dw मिल गया तो du निकालना इजी हो गया। dq इज इक्वल टू du प्लस dw। dq हमें क्या ऑलरेडी दिया हुआ है? 400 जूल्स। du प्लस 506.5। अब du इधर ही रहने दो, इससे यहां लेके जाओ तो क्या होगा? 400 माइनस 506.5। तो 400 माइनस 506.5 कितना होता है? इट इज माइनस 106.5 जूल्स। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में 106.65 दिया है, माइनस लगाना शायद भूल गए होंगे या माइनस प्रिंट नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये पहली टेक्स्ट बुक है। पहले ईयर में काफी प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती हैं। कुछ दिनों में जब नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह सब चेंज हो जाएगी शायद। फाइन, इन्हीं जितनी भी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं वो हटा दी जाएंगी। सो ये था 4th एग्जाम्पल। अब वी विल मूव टुवर्ड्स द 5th वन। A system releases 125 kilojoule of heat while 104 kilojoule of work is done on the system. Calculate the change in internal energy। बहुत ही सिंपल सम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है, एकदम डायरेक्ट दिया हुआ है। देखो, dq दिया है आपको 125 किलो जूल्स। ओके,
अब रिलीज कर रहा है, सिस्टम इज रिलीजिंग द एनर्जी, मतलब वो सराउंडिंग को हीट दे रहा है, तो ये माइनस होगा। अब वर्क डन, dW आपको दिया है 104 किलो जूल, ये भी माइनस होगा। क्यों? क्योंकि वर्क इज डन ऑन द गैस। फाइन, अब हमें du निकालना है। लेट अस कैलकुलेट इट। du प्लस dW, तो -125 इज इक्वल टू du -104। अब इसको यहाँ लेके जाओ तो du क्या हो जाएगा, 104 माइनस 125 विच इज -21 किलो जूल। ठीक है, आ गया। यहाँ पे भी माइनस की साइन नहीं दी हुई है। फाइन, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। Efficiency of Carnot cycle is 75%. If temperature of the hot reservoir is 727, calculate the temperature of cold reservoir. देखो, efficiency दी है 75%, 75% मतलब 75/100। टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन दिया है 727 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1000 केल्विन। हमें पता करना है टेम्परेचर ऑफ cold reservoir. We are known that the efficiency of Carnot cycle is given by 1 minus Tc upon Th, जो Ph minus Tc upon Th हो जाएगा। करेक्ट। अब हमें ऑलरेडी ये सारी चीजें जो दी हुई है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम Tc पता करेंगे। तो ये है 75/100 इज इक्वल टू 1000 माइनस Tc। और एक बात याद रखना है आप लोगों को कि जब भी हम ये पूरे चैप्टर में जहां पे भी टेम्परेचर की बात होगी तो उस टेम्परेचर को हमें केल्विन में लेना है। ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 1000 माइनस Tc। दोनों जीरोस कैंसिल, ये हो गया 750 इज इक्वल टू 1000 माइनस Tc इधर ले लो, ये यहाँ पे ले लो, तो Tc विल बी 1000 माइनस 750 विच इज इक्वल टू 250 केल्विन। अब क्योंकि हमें ये डिग्री सेल्सियस में दिया था, हमें यहाँ पे भी आंसर डिग्री सेल्सियस में चाहिए। जिस तरीके से हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 273 ऐड करते हैं, उसी तरीके से केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करने के लिए उसमें से 273 माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा Tc इज इक्वल टू 250 माइनस 273 विच बिकम्स -23 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आप लोगों को अगेन नेगेटिव साइन नहीं दी हुई है, बट वहां पर नेगेटिव आएगी। ओके, सो दिस वाज द 6th प्रॉब्लम। लेट अस मूव टुवर्ड्स द 7th वन। A Carnot refrigerator operates between 250 Kelvin and 300 Kelvin. Calculate its coefficient of performance. ये भी बहुत इजी सा है। हमें दो टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, दैट इज Tc दिया है 250 केल्विन एंड Th दिया है 300 केल्विन। ठीक है, हमसे पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज बीटा। ओके, तो अब बीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज Tc अपॉन Th माइनस Tc। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। तो ये हो जाएगा 250 अपॉन 50 विच इज 5। तो बीटा की वैल्यू आ गई 5, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू 5। बहुत सिंपल था। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द 8th वन। An ideal gas is taken through an isothermal process. If it does 2000 joule of work on its environment, how much heat is added to it? अब देखो, प्रोसेस आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल होने की वजह से T कांस्टेंट होगा। ओके, एंड आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है? 0। ओके,
क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। एंड वी ऑल नो, हमें ये बात पता है कि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सिंस गैस डज द वर्क ऑन द सराउंडिंग, यहाँ पे हमें कहा है कि द गैस डज द वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग, राइट। तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कितना, वर्क डन विल बी पॉजिटिव 2000 जूल्स। हमें पता क्या करना है, डी क्यू। तो अगेन डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, 0 प्लस 2000 जूल इज इक्वल टू 2000 जूल्स। अब देखो हमारा वर्क डन भी 2000 जूल था, हमारा डी क्यू भी 2000 जूल ही है। सो आई कैन से हियर, सिंस डी क्यू इज सेम एज डी डब्ल्यू, सिंस dq is same as dw, therefore no extra heat is added, no extra heat is added to it, okay, 0, fine. Now let us move towards the 9th problem. An ideal monoatomic gas is adiabatically compressed so that its final temperature is twice its initial temperature. What is the ratio of the final pressure to its initial pressure? देखो मोनोएटॉमिक गैस की बात की गई है। हमने काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस में देखा है, मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए गैमा होता है 5/3। थोड़ा ट्रिकी है ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो गैमा इज इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। अब उसने कहा कि जो फाइनल टेम्परेचर है दैट इज ट्वाइस द इनिशियल टेम्परेचर, एंड हमें जो पता करना है वो है P2/P1 कितना है। फाइन। सो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि गैस जो है वो एडियाबेटिकली कंप्रेस हो रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पीवी रेज टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। फाइन। सो अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन देखूं तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। मुझे यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दिया है, मुझे वॉल्यूम का तो कोई काम ही नहीं है, तो मुझे वॉल्यूम को टेम्परेचर के टर्म्स में लाना पड़ेगा, इसलिए वी आर डूइंग इट विद आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो अगर मैं v को यही रहने दूं, p को यहाँ लेके आऊं, तो v क्या हो जाएगा, nRT/P। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यूज मैं इधर v की जगह पुट कर सकती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, p nRT/P रेज टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ, n रेज टू गैमा, r रेज टू गैमा, t रेज टू गैमा अपॉन p रेज टू गैमा। तो ये p रेज टू गैमा मैंने यहाँ लिखा विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स रेज टू गैमा वो भी कांस्टेंट, r गैस कांस्टेंट है, मींस ये दोनों पार्ट भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मींस हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं p/P रेज टू गैमा इंटू t रेज टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, p/P रेज टू गैमा, लॉ ऑफ इंडाइसिस अगर हम अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, p रेज टू 1 माइनस गैमा इंटू t रेज टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। करेक्ट। अब अगर p रेज टू 1 माइनस गैमा, अगर मैं इसको p1 t1 लिख दूं तो ये भी कांस्टेंट है, और अगर मैं p2 t2 लिखूं तो वो भी कांस्टेंट होगा। Means here I can say P1 raised to 1 minus gamma into T1 raised to gamma is equal to P2 raised to 1 minus gamma into T2 raised to gamma. Correct? अभी देखो यहां तक ही क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, T1 T2 दैट इज टेम्परेचर वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे और प्रेशर वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, T1/T2 द होल रेज टू गैमा इज इक्वल टू P2
अपॉन P1 द होल रेज टू 1 माइनस गैमा, करेक्ट। अब देखो यहां तक के तो क्लियर है। अब जो मैं स्टेप लिखूंगी शायद वो तुम लोगों को थोड़ा ट्रिकी लगे, बट समझो ध्यान से, आई विल एक्सप्लेन इट, ओके। ये देखो, ये P2 अपॉन P1 रेज टू 1 माइनस गैमा था, विच वॉज इक्वल टू T1 अपॉन T2 द होल रेज टू गैमा। अगर मैं ये यहां से हटा के यहां ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, द होल रेज टू 1 अपॉन 1 माइनस गैमा। अब ये कैसे आया, तो देखो, अगर इफ आई से कि x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 या x स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 ले लो, ठीक है, कोई भी टर्म ले सकते हो। अगर मैं ये सपोज कर रही हूं तो हम x क्या हो जाएगी, x की वैल्यू √3, और √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू हाफ, मतलब यहाँ पे जो 2 था वहां जाने के बाद 1 के डिवाइड में चला गया। उसी तरीके से अगर मैं x क्यूब को 3 लिखती तो ये क्या होता, x क्या हो जाता, क्यूब रूट ऑफ 3। अब क्यूब रूट ऑफ 3 को हम कैसे लिखते हैं, 3 रेज टू 1 अपॉन 3, करेक्ट। मतलब जो भी यहाँ पे पावर होता है वो यहाँ जाके इसके पावर के डिवाइड में जाता है, राइट। सो उसी तरीके से अगर मैं x रेज टू 1 माइनस गैमा लिखती तो इज इक्वल टू 3, तो वो यहां जाकर क्या हो जाता, 3 रेज टू 1 अपॉन 1 माइनस गैमा, करेक्ट। तो वही चीज हमने यहाँ की, यहाँ पे जो 1 माइनस गैमा था वो यहां जाने के बाद इसके पावर का रेसिप्रोकल हो गया, ओके। सो ये इतना क्लियर है। आई रब दिस पार्ट टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट। ये देखो, ये जो पार्ट है ना वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन आपको समझने के लिए है कि ये स्टेप कैसे आया, फाइन। ये इस पार्ट का हमारे प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए है, ओके। तो ये जो पार्ट है ये प्रॉब्लम में इंक्लूडेड नहीं है, फाइन। सो अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या था, P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 रेज टू गैमा द होल रेज टू 1 अपॉन 1 माइनस गैमा। तो गैमा तो हमें ऑलरेडी पता है, लेट अस सब्स्टिट्यूट इट। अब देखो हमें जो डेटा दिया हुआ था क्या था वो, दैट T2 इज इक्वल टू 2T1। अगर T2 इज इक्वल टू 2T1 है तो T1 अपॉन T2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2, राइट। सो हम ये चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 अपॉन 2 रेज टू गैमा था 5 अपॉन 3 द होल रेज टू 1 अपॉन 1 माइनस 5 अपॉन 3। तो ये होगा 5 अपॉन 3 1 अपॉन 3 माइनस 5 द होल रेज टू 3, मतलब -2 अपॉन 3 जो सीधा होके -3 अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये होगा हाफ 5 अपॉन 3 द होल रेज टू -3 अपॉन 2, ठीक है। अब ये 3 कैंसिल, आपके पास क्या बचा, P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेज टू 5 द होल रेज टू -1 अपॉन 2। मीन्स आई कैन से कि ये 1 अपॉन 2 द होल रेज टू 5 अपॉन 2 है, ओके। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो ये माइनस हट जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 2 रेज टू 5 अपॉन 2। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 रेज टू 5 द होल रेज टू 1 अपॉन 2। वही चीज है, मैंने खाली स्प्लिट कर दिया लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करके। अब 2 रेज टू 5 कितना होता है, 32। तो P2 अपॉन P1 क्या हो गया, 32 रेज टू हाफ, मतलब रूट ऑफ 32। अब रूट ऑफ 32 अगर आप निकालो यूजिंग द लॉग टेबल यू विल गेट द आंसर 5.6, ठीक है। तो ये आ गया आपका P2 अपॉन P1 की वैल्यू। थोड़ा सा ट्रिकी था,
अभी तक के हमने जितनी प्रॉब्लम्स की वो सब में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था. ओके, सो लेट अस मूव. लेकिन फिर भी आंसर आ गया. अगर हमें समझ में आता है, अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है, तो वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. फाइन, लेट अस मूव टुवर्ड्स द 10th प्रॉब्लम. देखो, अभी 10th प्रॉब्लम में अगर आप ये ग्राफ ध्यान से देखो तो ये पीवी ग्राफ है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ. फाइन, एंड दैट टू साइक्लिक. करेक्ट, साइकिल दी गई है आपको. वर्क डन इन वन साइकिल. ऐसे केस में क्या होता है, वर्क डन इन वन साइकिल इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप. ओके, सो आई कैन से वर्क डन इन वन साइकिल. एक साइकिल में कितना वर्क, जो भी वर्क डन होता है, दैट इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड इन द लूप. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं रब कर दूंगी. अभी देखो, इसमें एक चीज नहीं दी गई है, मार्किंग देनी चाहिए थी उससे, जो उसने नहीं दिया है, लेकिन वी विल मार्क. हम मार्क करेंगे आंसर देख के. फाइन, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में हमें आंसर प्रोवाइड किया गया है. करेक्ट. अगर आंसर नहीं दिया होता यहाँ पे, तो अगर आपको एग्जाम में भी नहीं दिया होता है तो आप आइदर वे ले सकते हो, क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, आपकी मर्जी. फाइन, लेकिन अगर आंसर दिया है, मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्टली अज्यूम कर सकती हूँ कि उसमें क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है. फाइन, ये देखो, अगर साइकिल क्लॉकवाइज होती है तो वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज होती है तो वर्क डन नेगेटिव होता है. ओके, अब यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव में है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज साइकिल कंसिडर कर लेंगे. फाइन, अगर साइकिल क्लॉकवाइज है तो आई कैन से इट इज इस तरीके से. फाइन, हमने एरो खुद ही बना ली, हमने साइकिल को क्लॉकवाइज कंसिडर कर लिया क्योंकि हमारा जो आंसर दिया हुआ है वो पॉजिटिव दिया हुआ है. अब देखो यहाँ पे, अब आप लोगों को लग रहा होगा ये सर्कल है, बट ये सर्कल नहीं है. अगर आप ध्यान से देखो तो सर्कल के लिए क्या होता है, रेडियस होता है. फाइन, अब यहाँ देखो, ये मेरा सेंटर है. अगर मैंने समझो यहाँ से इधर तक के इसको ए कंसिडर कर लिया. फाइन, तो ये देखो, ये सेंटर था 4 से 6 मतलब कितना हो गया, 2. मीन्स मेरा ए क्या आया, 2 इंटू, यहाँ पे ऑलरेडी हमें ग्राफ पे मार्किंग दी हुई है, 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब. ओके, अब यहां से अगर मैं स्ट्रेट देखूं, ये वाला पार्ट सेंटर से यहां तक, तो ये देखो, मीन्स 6 से 1 तक ये 5 है. करेक्ट, इधर तक क्या आ रहा है, तो ये b जो है, ये मेरा जो b है, दैट इज 5 इंटू, और यहाँ पे दिया हुआ है 10⁻⁻5. ओके, पास्कल्स. अब मेरा इस वजह से ये सर्कल तो हुआ नहीं, क्योंकि सर्कल के लिए रेडियस इक्वल होना चाहिए. यहाँ पे ए और बी दोनों अलग अलग है. मीन्स आई कैन से कि ये सर्कल तो नहीं, लेकिन एलिप्स हो सकता है. करेक्ट. अब एलिप्स है अगर, तो कुछ ऐसा होगा. राइट. अब ये अगर एलिप्स है, आप लोगों को अगर एलिप्स नहीं पता होगा तो देख लीजिए, ऐसा होता है. ये पार्ट जो होता है इसका, ये वाला, यहां से लेके यहां तक, ये 2a होता है, और ये वाला पार्ट जो होता है ये 2b होता है. ओके, a को कहते हैं, 2a को कहते हैं मेजर एक्सिस, 2b को कहते हैं माइनर एक्सिस. ओके, तो ये जो a हो गया मेरा, यहाँ पे ये जो a है ये सेमी मेजर एक्सिस है ना, यहाँ से बीच से है ना ये. तो अगर ये मेजर एक्सिस थी तो 2a अगर मेजर एक्सिस है तो a हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस, और उसी तरीके से b हो जाएगा सेमी माइनर एक्सिस. फाइन. तो अब जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होगा, एरिया एनक्लोज्ड इन द लूप, मतलब एरिया ऑफ एलिप्स.
तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इन वन साइकिल, एक साइकिल में जो वर्क डन होगा दैट विल बी पाई ए बी। एरिया ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला है पाई ए बी। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वेयर, क्यों, क्योंकि ये भी आर होता है, ये भी आर होता है, करेक्ट, दोनों भी आर होता है, तो आर इंटू आर, आर स्क्वेयर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये आर और ये आर तो अलग अलग है, इसलिए a इंटू बी, तो पाई a इंटू बी। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो मिलेगा 3.142 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 इंटू 5 इंटू 10 रेज टू 5। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3.142 5 माइनस दिस 2 हो जाएगा, ये 2 एंड इंटू 10 विल बी 10 रेज टू 3, ठीक है, जूल्स। ये मिला वर्क डन इन वन साइकिल। अब हमें चाहिए वर्क डन इन 25 साइकिल, तो हो जाएगा 25 इंटू दिस 3.142 इंटू 10 रेज टू 3। अब 25 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा 78.5 इंटू 10 रेज टू 3 जूल्स। अगर मैं इसको 10 रेज टू, जैसे कि हमें आंसर दिया 10 रेज टू 4 के पावर में, यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो भी चलेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 10 रेज टू 85 इंटू 10 रेज टू 4 जूल्स, तो भी मुझे मिल गया वर्क डन इन 25 साइकिल्स। फाइन, सिंपल था। बस सॉल्व करते टाइम पे ये ध्यान में रखना है कि ये सर्कल जैसा दिख रहा है लेकिन ये सर्कल है नहीं, आपको एक्सिस पे मार्किंग दी गई है, उस पर ध्यान देना है। ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द 11th प्रॉब्लम। ये देखो 11th प्रॉब्लम जो है ना, इसमें थोड़ा सा मसला है और वो ये है कि ये जो डायग्राम उसने दिया है वो डायग्राम गलत है। ओके, क्योंकि जो आंसर आएगा उस आंसर के हिसाब से डायग्राम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कुछ ऐसा होना चाहिए था। ये जो बॉक्स बना है ना, ये बॉक्स गलत है, ये इसे ऐसा होना चाहिए था। दिस इज बी, दिस इज टी एंड दिस शुड बी लाइक दिस। ओके, ए बी सी डी, फाइन। सो हम इस हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखो जब भी आपको कोई भी ये जो है वो आपका वीटी ग्राफ है, जब भी आपको कोई ग्राफ दिया है तो आप दूसरा रिलेशन पता कर सकते हो। वीटी डायग्राम आपको दिया है, आपको पीवी और पीटी डायग्राम निकालने बोला है, बहुत सिंपल है, खाली ध्यान से समझना। अब देखो अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस देखते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हाँ, कि नॉर्मली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनता है, ये आपको नॉर्मली पता ही होना चाहिए। देखो PV इज इक्वल टू NRT। अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस देखें तो PV कांस्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये दोनों तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से ये पूरा कांस्टेंट हो गया, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, जो कि बॉयल्स लॉ कहता है। अब प्रेशर वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ जो बनता है वो ऐसा बनता है, ठीक है, इस तरीके से। पहले प्रेशर लाइन को पैरेलल आते हुए, फिर नीचे से स्लोप जाते हुए, फिर यहाँ पे वॉल्यूम लाइन को पैरेलल हो जाता है। ओके, तो ये ग्राफ आपको याद रखना है, ये सिर्फ आपकी बेसिक जानकारी के लिए था, क्योंकि हमें ये आगे यूज होने वाला है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे आता है, तो ध्यान से देखना। अगर मैं प्रोसेस A से B की बात करूं, मीन्स फ्रॉम A टू B, अब A टू B में देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, मीन्स वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। ये लाइन देखो y एक्सिस से सीधी सीधी परपेंडिकुलर है, करेक्ट, तो यहाँ पे आई कैन से वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करेक्ट। अगर आपको PV इज इक्वल टू NRT याद है तो अगर V कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है तो P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो यहाँ पे गेलुजैक्स लॉ लगता है, ठीक है। देयरफॉर अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो
टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। फाइन। अब देखो मैं यहां पर इस कॉर्नर में ग्राफ बनाती जाती हूं हर प्रोसेस का साथ में टैली करते हुए। फाइन। पहले हम बनाएंगे पीवी ग्राफ। तो ये मेरा प्रेशर है, ये मेरा वॉल्यूम है। ओके। अब यहां देखो प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। जब भी तुम किसी ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट देखो तो उसको कहीं ना दोनों एक्सिस से दूर ही लेना। स्टार्ट दोनों एक्सिस से थोड़ा दूर करके ही लेना। देखो यहां से भी मैंने गैप छोड़ा, यहां से भी मैंने गैप छोड़ा, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि ये ग्राफ किस तरफ मुड़ने वाला है। हो सकता है वो नीचे की तरफ चला जाए, हो सकता है वो अंदर की तरफ आ जाए, या इस तरफ चला जाए, उस तरफ चला जाए, राइट। कहीं पे भी जा सकता है, इसलिए उसको थोड़ा हम दूर ही लेते हैं। फाइन। सो अब यहां हम क्या कह रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ओके। एंड टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। यहां देखो ये जो पार्ट है, यहां वॉल्यूम तो कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब प्रेशर भी बढ़ना चाहिए। तो ये एक ऐसी लाइन हो जाएगी ए से बी की। फाइन। स्ट्रेट लाइन जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है बट प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं बी से सी की तरफ। अब अगर हम बी टू सी का पार्ट देखें तो बी टू सी में टेम्परेचर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर ऐसा केस देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मीन्स अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर को इंक्रीज होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ मैंने ऑलरेडी बताया कैसा बनता है, स्लोप की तरह, मतलब कुछ इस तरीके से, राइट। प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इस तरफ जा रहा है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर सी टू डी। अगर हम प्रोसेस सी से डी वाला देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा, करेक्ट। क्यों? क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर प्रेशर विल ऑल्सो डिक्रीज। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। फाइन। ये था बी से सी, ये है सी से डी। ओके। अब हम देखते हैं डी टू ए। डी टू ए में क्या होता है, डी टू ए में टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। फाइन। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो अगेन प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम को डिक्रीज होना चाहिए, राइट। मतलब इस तरफ, लेकिन किस तरीके से, एक्सपोनेंशियल। फाइन। तो ये हो गया हमारा प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। अब हम प्रेशर, अब हम किस पे जाएंगे, पीटी ग्राफ पे, करेक्ट, पीटी। अब हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी सारे रिलेशंस मौजूद हैं। फाइन। तो देखो ए से बी की तरफ जाने में क्या हो रहा था, प्रेशर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन एंड स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। मीन्स ऐसा कुछ होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें जो स्टार्टिंग पॉइंट लेना है वो दोनों एक्सिस से हट के लेना है। तो मैं ये पॉइंट कहीं इधर पे ले लेती हूँ। ओके। इसे हम रब कर लेते हैं। अगर हम ये लाइन एक्सटेंड करेंगे तो ये ओरिजिन से पास होगी। ओके। तो ये मेरी मैं लाइन कंसिडर कर लेती हूँ कि ये मेरा है ए टू बी। फाइन। अब बी से सी में टी कांस्टेंट है। फाइन। और पी इंक्रीज हो रहा है। फाइन। देखो
T कांस्टेंट है बट P इंक्रीज हो रहा है, मीन्स ये कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगा। सो देयरफॉर B से C क्या होगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब C से D की तरफ देखेंगे, यहाँ पे मैंने C to C लिख दिया था, C to D होना चाहिए था। सो C से D की तरफ अगर हम जाते हैं तो C से D में V कांस्टेंट है, T डिक्रीज हो रहा है। T डिक्रीज होना चाहिए तो प्रेशर और टेम्परेचर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स अगेन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। अब यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन अगर हम बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से इधर आनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये हम यहाँ वाला पार्ट में तो जाएंगे नहीं, लेकिन हम ये लाइन ट्रेस कर सकते हैं, ये वाली। ओके, सो अगर हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये ओरिजिन से पास हो जाएगी। ओके, ये हो गया हमारा नीचे वाला पार्ट, दैट इज सी से डी की तरफ। अब डी से ए की तरफ अगर देखते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। फाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड, तो ये बन गया हमारा प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। सो हमें एक ग्राफ दिया था, हमने उसके साथ में दोनों ग्राफ बना लिए, ठीक है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर। ये देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, हर केस का, दैट इज ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, हर केस में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो ये देखो, हम ईच एंड एवरी केस लाइन साइड बाय साइड जाते हैं। तो पहले हम बनाएंगे, ये देखो ये हमारा प्रेशर वॉल्यूम था, पहले हम ए से बी वाला प्रोसेस देखते हैं। अब ये याद रखना कि जब भी हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया अंडर पीवी ग्राफ, ठीक है। अब देखो ये ए से बी था, तो जितना एरिया इस पीवी ग्राफ के अंडर आया है, मतलब ये पूरा, ये वर्क डन होगा। अब ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें दिया है 2 से 6, ये 2 है, ये 6 है। फाइन, तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो एरिया कैसे निकालेंगे, पीडीवी, करेक्ट। प्रेशर कितना यहाँ दिया है 6, तो 6 इंटू 10⁵, 6 इंटू 10⁵ इंटू 6 माइनस 2 कितना होता है 4, डीवी बोला है ना चेंज, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 4, तो ये हो गया 24 इंटू 10⁵। सो वर्क डन इन प्रोसेस ए बी क्या हो गया 24 इंटू 10⁵ जूल, जिसको हम 2.4 इंटू 10⁶ जूल्स भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं बी से सी की तरफ। तो बी से सी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। बी से सी में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन भी 0 होता है, क्योंकि देयर इज नो एक्सपांशन, नो कंप्रेशन। ओके, सो वर्क डन इन प्रोसेस बीसी 0 हो गया। अब हम देखेंगे वर्क डन इन सी टू डी। तो सी टू डी में क्या होगा, अगेन सी टू डी के लिए क्या होगा, ये देखो सी टू डी के लिए अगेन ये क्या है, इस तरीके से सी से डी, ये क्या था, अब जो एरिया आएगा वो ये वाला एरिया होगा 6, 2 एंड यहाँ पे जो मार्किंग है वो 2 की है। तो वर्क डन इन सी टू डी विल बी पी डी वी, करेक्ट। तो P है हमारा 2 इंटू 10⁵ इंटू dV क्या था 4, तो वर्क डन इन C टू D क्या हो जाएगा 8 इंटू 10⁵ जूल्स। ओके, अब D टू A देखेंगे, वर्क डन इन D टू A। अगेन वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से वर्क डन भी क्या हो गया 0। सो हमें क्या मिला, work done from A to B is 2.5 into 10⁶ joules, from B to C is 0, from C to D is 8 into 10⁵ joules, and from D to A is 0 joules. So with this we are done with all the problems of thermodynamics in one single lecture.
बेसिकली आई वांट टू टेल यू कि प्रैक्टिस मोर एंड मोर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, और भी प्रॉब्लम्स देखो और भी सॉल्व करो, जितना ज्यादा अच्छे से समझोगे उतना ज्यादा इजी होगा पेपर में भी एंड आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह के लिए भी। टिल देन बाय, टेक केयर।